नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने कपिल कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम जूनियर अकाउंटेंट की श्रृंखला में आज जो घोषणा हुई है 4900 लगभग 11 पद जो आए हैं नए, उनकी तैयारी के सिलसिले में एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। हमारी टीम इसके लिए प्रयास कर रही है। यदि आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी श्रृंखला में जो आरपीएससी का जो सिलेबस पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, पद आ रहे हैं जो बच्चे पहले से ही तैयारी करेंगे, जो मौके को भुनाएंगे, जो अवसर को झपट लेंगे, वही लोग सफलता पा लेंगे। ये निश्चित रूप से जो मौके को अवसर में बदल देते हैं, उन लोगों को निश्चित रूप से हमें लगता है तैयारी की शुरुआत कर देनी चाहिए, और चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट की श्रृंखला में हम सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि जो सिलेबस है जूनियर अकाउंटेंट का, वो आरपीएससी ने डाल रखा है। वर्ष 2013 वाला जो सिलेबस है अभी भी वही सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। तो हम ये कयास लगा के चल रहे हैं कि जो सिलेबस है वो यही रहने वाला है, और तैयारी भी अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत चेंज होता भी है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत सारा कंटेंट हम पढ़ सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, सेकंड पेपर पर फोकस कर रहे हैं। मैं आपको राजस्थान सर्विस रूल्स यानी कि आरएसआर एक पेपर जो आपके सेकंड पेपर का पार्ट है, आरएसआर और जीएफ&आर पढ़ाने वाला हूं। यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा यह प्रयास रहेगा कि आपके जो 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 + 25, ये आपके आरएसआर और ये आपके जीएफ&आर। तो 50 में से 50 लाने का प्रयास पूरा रहेगा। आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो क्लास में पढ़ा दिया जाएगा उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये हम आपको एश्योर करते हैं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको नोट्स भी हम देंगे, आपको रटाएंगे भी हम, पढ़ाएंगे भी हम। आपका यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आपके 50 में से 49-50 नंबर पक्के हैं। और श्योर मानना, जिन बच्चों के सिलेक्शन होते हैं उनसे आप बात कर लेना, जो भी अभी वर्तमान में जूनियर अकाउंटेंट हैं, आप उनसे पूछना कि आपके आरएसआर और जीएफ&आर में नंबर कितने थे। तो निश्चित रूप से उनके नंबर 50 के आसपास ही रहे होंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मैथ के ऐसे नंबर हैं। जैसे मैथ में आप पूरे में से पूरे ला सकते हो, तो ये 2 सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट्स में से जो 6 फर्स्ट पेपर के हैं, सेकंड पेपर के जो दूसरे 6 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो लास्ट के 2 सब्जेक्ट्स हैं, उन लास्ट के 2 सब्जेक्ट्स में 50 में से 50 आप ला सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी मेहनत आपको 50 में से 50 दिला सकती है, सफलता के शिखर पर भी ले जा सकती है। तो मैं अपने वाले सिलेबस के पार्ट पे आना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले बात करेंगे, इसमें राजस्थान सिविल सेवा जो नियम है उसके खंड 1 में इन्होंने अध्याय 2, 3, 10,
11, 13, 14, 15, 16 और राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1981 का जो रूल है, किसी भी लोक सेवक को, किसी भी कर्मचारी को ट्रांसफर होने पर कितना समय मिलता है सेवा ज्वाइन करने के लिए, कितना बीच में गैप रख सकते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, तो इनके दे रखे हैं। अध्याय वाय जो दे रखा है, अब इसमें डिटेल नहीं दे रखा, मैं डिटेल वाला थोड़ा सा पीडीएफ खोल लेता हूं और हम उस पर चर्चा करते हैं। अभी मैंने भी ये बताया था कि इसमें जो है आरएसआर, जो आरएसआर हैं, राजस्थान सर्विस रूल से जो बनाए हैं, हम ये पढ़ेंगे। इसके मैं बता देता हूं आपको, हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस पोर्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसका सामान्य परिचय जो होगा वो हम पढ़ने वाले हैं। सामान्य परिचय में हम केवल ये पढ़ेंगे कि किसने बनाए, किस पर लागू होते हैं, बनाए क्यों हैं, कब से लागू हैं और किन किन पर लागू हैं, इनको कहा क्या जाएगा, कहां लिखा हुआ है, ये सब सामान्य परिचय में होगा, ये हम पढ़ेंगे। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिनकी जो कंसेंट है वो नेसेसरी है, एक जो विभाग है उसके मुखिया का क्या रोल हो सकता है, और जो आरएसआर है वो किसके आदेशों से हैं, किस संविधान के आर्टिकल के तहत बनाए गए, ये सब चर्चाएं आपकी सामान्य जो परिचय है इसमें हो जाएंगी। हम अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 में जो हम पढ़ेंगे वो एक रूल है। इसमें अध्याय जो 2 है इसमें सारी परिभाषाएं हैं, यानी कि ये रूल नंबर 7 है। इसमें हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में इसको, अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं बता रहा हूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अध्याय 2 में जैसे परिभाषाएं हैं, अध्याय 3 है, ये 10, 11 है, ये अवकाशों से रिलेटेड है। 13, 14 वैदिक सेवा के अधीन, स्थानीय निधियों के अधीन सेवा। 15, 16 रिकॉर्ड जो सेवाओं का अभिलेख है वो कैसे तैयार करते, एक मान लीजिए सरकारी कर्मचारी है उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। और एक जब सरकारी कर्मचारी होता है, विशेष रूप से जो लिपिकीय वर्ग से अपर लेवल का जो वर्क होता है, जो आप जूनियर अकाउंटेंट बन के करने वाले हो, वो जो वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको आरएसआर की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो है वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे। जब आपको एज ए जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए के तौर पर पदस्थापित किया जाएगा कहीं भी, तो आपको रूल्स की और पैसा जो गवर्नमेंट का है वो कैसे फ्लो करेगा, उस पर क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रतिबंध क्या है उन पर, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। तो इनका परिचय कराने का, इनको सिलेबस में रखने का उद्देश्य भी यही है कि सर्विस में आने से पहले मोटा मोटा उसको ये आइडिया होना चाहिए। बाकी की तो सभी सीखते ही हैं, कुछ भाई लोग जो पहले से ही सर्विस में हैं, विशेष रूप से मैं बात करूं एलडीसी जो हैं, वो बहुत हद तक आरएसआर को जानते भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अवकाशों की बात होती है, अवकाशों के प्रकार की बात होती है, द कंडीशंस ऑफ द लीव हैं, लीव टाइप्स हैं, वो कहीं ना कहीं यूज करते हैं, चाहे वो सीएल हो, पीएल हो, एसएल हो, चाहे वो मतलब अर्धवेतन अवकाश हो, हाफ पे लीव होती हैं वो हो, अध्ययन अवकाश हो, आकस्मिक जो बीमारी जो ऐसी कोई हो जाती है स्थायी बीमारी, तो उसमें कितना अवकाश है, कुछ आपके प्रसूति अवकाश होते हैं महिलाओं से संबंधित, कुछ आपके पितृत्व अवकाश होता है, तो इतने सारे अवकाश हैं। तो इतने सारे अवकाश क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, क्या क्या चाहिए उनके लिए, तो ये सब जो है एक
कनिष्ठ लेखाकार को पहले से ही पता होना चाहिए। दिस इज द मस्ट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू नो। तो ये और जो इसके बाद जो है वो ये है कि राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स 1981 है। इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, कम से कम हर बार 2-3 क्वेश्चन कम से कम आते हैं। तो इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कोई भी कर्मचारी का जब स्थानांतरण होगा, मान लीजिए से 1 दिन की पहुंच वाला कोई जगह पे ट्रांसफर हुआ है तो कितने दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा आपको। मान लीजिए 500 किलोमीटर से दूर हो गया ट्रांसफर तो कितने दिन का समय मिलेगा। उससे भी ज्यादा 1000 किलोमीटर दूर हो गया तो कितना समय मिलेगा आपको ज्वाइनिंग करने के लिए। मतलब आप अभी जयपुर में काम कर रहे हैं और आपका सरकार ट्रांसफर उदयपुर कर देती है तो वो दूरी नापी जाएगी कि वो दूरी कितनी है और उस हिसाब से आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। जैसे 10 दिन का अमूमन आप मान सकते हैं कि भाई किसी को 10 दिन का मिला तो उसमें भी फिर अवकाशों का जो काउंट कैसे होगा, जैसे जीएच पढ़ती है गजेटेड होली उनका काउंट होगा। तो उन चीजों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन इस प्रकार के ही बनते हैं कि मान लीजिए जैसे इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है कि मान लीजिए जयपुर से उदयपुर की दूरी इतने किलोमीटर है 700 किलोमीटर, तो फिर एक कर्मचारी का ट्रांसफर होने पर कितना दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार के तो हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। तो अभी आज हम जो है इसके इंट्रोडक्शन के तौर पर ये देखने जा रहे हैं। हाँ, तो मैं इसके लिए बता रहा था जो 2023 की जो भर्ती आपके लिए आने वाली है तो उसमें जो आरएसआर की जो राजस्थान सर्विस रूल्स की जो श्रृंखला है उसका जो सिलेबस है अभी मैंने छोटा सा बताया। इसमें मैंने एक छोटा सा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चार्ट फॉर्मेट पे है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये दावे से कह सकता हूं यदि आप क्लास को सीरियसली लेते हैं तो आपको घर पर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रिवाइज यहीं पे याद हो जाएगा। इसका मैं आप अभी मेरे साथ याद करेंगे तो मैं आपको बताता हूं। अभी क्या है जो अध्याय 1 है इसमें एक्चुअली क्या है, ये आरएसआर का खंड 1 है जिसमें अध्याय 1 हम पढ़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूं सामान्य परिचय की, तो रूल आपको याद रखने हैं 1 से लेकर 6 तक जो राजस्थान सर्विस रूल्स का सामान्य परिचय दे रखा है। तो ये हम बाद में पढ़ाएंगे। सामान्य परिचय के 309 आर्टिकल है जो राज्यपाल है उसने बनाए हैं, ये जो केंद्र सरकार वाले उन पर लागू नहीं होते हैं। ये 1 अप्रैल 1951 से जो है लागू हुए हैं। 7 अप्रैल 1949 से के बाद जो भी कर्मचारी हैं उन पर लागू होते हैं और वित्त विभाग की सहमति इसमें आवश्यक है। ये जो सारी चीजें हैं हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बाद में। अभी जो हम केवल मोटा मोटा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, मैंने बताया अभी आपको केवल एक चीज जो है सामान्य परिचय, वो है जो रूल नंबर 1 से लेकर 6 तक। अब हम जो सिलेबस में दे रखा है पहला ही बिंदु आरएसआर कंपनी क्या दे रखा है, हमने क्या दे रखा है आरएसआर का, हमने यहां पे दे रखा है जो अध्याय 2 दे रखा है उसमें सबसे पहले। तो अध्याय जो 2 है उसमें केवल परिभाषाएं हैं। इसमें रूल नंबर यहां पे 1 से लेके 40 तक, यानी कि 40 शब्द क्या डिफाइन कर रखे हैं। बहुत सारे शब्द हैं, आयु है, ये निधियां कौन कौन सी होती है, आकस्मिक निधि कौन सी है, स्थानीय लेखों का दिन, तो ये सब जो है किसको महालेखाकार कौन है ये पूछते हैं। तो हम ये सब चुटकियों में याद करने वाले हैं। ठीक है तो ये 7-1 से लेकर 7 का जो सब क्लोज 40 तक है, यानी कि लगभग आप मान के चलें 40 परिभाषाएं, इसमें 1-2 है कम है। तो अभी हम जो है हमने 2 देखे अध्याय। पहला अध्याय 1 से लेकर 6 तक रूल, हमने
देखा अध्याय 2। अध्याय 2 में आपकी परिभाषाएं केवल रूल नंबर 7 में 1 से लेकर 40 तक। अब हम तीसरा अध्याय देख रहे हैं, सेवा की सामान्य शर्तें। तो वो हमने देखा नियम 8 से लेकर 23 तक। नियम 8 से लेकर 23 तक सेवा की सामान्य शर्तें हैं। मैं सेवा की सामान्य शर्तें से थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब कोई सरकारी कर्मचारी, जब कोई पोस्टिंग होती है किसी की, तो क्या क्या रूल्स जो है उस पर, क्या उसके 24 आवर्स की ड्यूटी है क्या? तो यस, देयर इज इम्प्लीमेंटेशन इन द आरएसआर रूल्स, तो वो है। तो क्या उसको चिकित्सीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा साहब। आयु की गणना कैसे करेंगे? तो ये सब शर्तें हैं उसकी। जो अगर कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए वो सही ढंग से प्रॉपर काम नहीं करता है, तो उसकी भी इसमें दे रखा है कि अनुशासनहीनता है कि कोई अभी हम इस पर डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं अवकाश की सामान्य शर्तें और स्वीकृति कि अवकाश लेते समय कौन कौन से अवकाश लेते समय कौन कौन सी कंडीशंस हैं, और उनकी जो स्वीकृति है वो कौन देगा। विभाग अध्यक्ष कब देगा, आपका कार्यालय अध्यक्ष कब देगा, आपके कौन अपनी जो पावर्स का है उनका डेलीगेशन करके अवकाश चेंज भी कोई और भी दे सकता है क्या, कौन दे सकता है, ये सब जो है हम पढ़ने वाले हैं। और हम ये भी पढ़ेंगे कि अवकाश होते कौन कौन से हैं। अभी इसमें हमने देखा 57 से 46 तक। कौन से में? अध्याय 10 में। अध्याय 10 में अवकाश की सामान्य शर्तें स्वीकृति, रूल नंबर 87 से लेकर 86 तक। हमें ये क्लियर करना है रूल नंबर कहां से कहां तक है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए दिमाग में। ये टेबल फॉर्मेट है, एक बार रिवाइज कराऊंगा, एक बार इसके बाद मैं दूसरा रिवाइज जब कराऊंगा तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं अवकाश की। हम पढ़ेंगे अवकाश कौन कौन से हैं, आकस्मिक अवकाश कौन सा है, हम पढ़ेंगे कि उपार्जित अवकाश कौन सा है यानी कि सीएल और पीएल, हम पढ़ेंगे हाफ पे लीव कौन सा है, अर्धवेतन अवकाश, हम पढ़ेंगे स्टडी लीव कौन से होते हैं यानी अध्ययन अवकाश क्या है। अध्ययन अवकाश से लेकर अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट सरकार ने दिया है वो हम पढ़ने वाले हैं, वो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स क्या हैं। इसके अलावा हम ये भी देखने वाले हैं कि प्रसूति अवकाश एक बार में कितना हो सकता है, प्रसूति अवकाश जीवन पर्यंत कितनी बार लिया जा सकता है, वैसे 2 बार ही लिया जा सकता है। और अभी जो लेटेस्ट पीएल खाते में कितनी जोड़ी जा सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों में भी अंतर है, जैसे एक स्कूल कर्मचारी, एक टीचर है, एक आपका पुलिसकर्मी है, एक आरएसी में पोस्टिंग है, तो इन सब के लिए अलग अलग उपार्जित अवकाश है, वो सब पढ़ने वाले हैं। ये बिल्कुल ऐसे गहराई में क्वेश्चन जाके पूछते हैं वो। तो ये जब हम ये पढ़ेंगे अध्याय 11 और 10 और 11 पढ़ेंगे तो ये अवकाश से रिलेटेड है। तो अध्याय 11 में बात करेंगे तो रूल नंबर 87 से लेकर 126 तक है। रूल नंबर 87 से लेकर 126 तक इसका वर्णन कर रखा है कि कौन कौन से अवकाश कहां कैसे होंगे। अब बात आती है फॉरेन सर्विसेज की, वैदेशिक सेवा। वैदेशिक सेवा का मतलब है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब डेप्यूटेशन पर सेवाएं देते हैं तो वो वैदेशिक सेवा कहलाती है। तो रूल नंबर 141 से लेकर 157 तक इसका वर्णन है, ठीक है। अब बात आती है कि स्थानीय निधियों के अधीन से अधीन लेखी सेवा। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो लोकल डिपार्टमेंट कहलाते हैं, जैसे आपके नगर निगम है, इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनमें जो सेवा होती है वो इनके अधीन जो सेवा है वो उसका जो वर्णन दे रखा है वो नियम 158 में है। हमने देखा अध्याय 14, यहाँ पे अध्याय के 14 में बात की स्थानीय निधियों के अधीन सेवा, नियम 158। अभी हम बात कर रहे हैं अध्याय 15 सेवा अभिलेख। अभी मैंने बात की थी कि सरकारी कर्मचारियों का रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा, उनकी एक एसआर रखी जाती है और एक पीएफ रखी जाती है, यानी कि सर्विस रिकॉर्ड जो होता है वो अलग मेंटेन होता है और उनकी पर्सनल फाइल जो होती है वो अलग मेंटेन होती है। तो ये जो है 159 से लेके 164 तक लिखा हुआ है कि कैसे एक सरकारी कर्मचारी की सर्विस रिकॉर्ड रखा जाएगा। 1 रुपए में कॉपी दी जाएगी, मान लीजिए उसकी खो जाती है तो वो गेट की जा सकती है। कौन रखेगा? कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का एक स्पेशल उल्लेख भी कर रखा है उसमें कि कैसे रखी जाएगी। तो वो सब हम इसमें 159 से लेकर 164 तक पढ़ने वाले हैं,
ये आपका अध्याय 15 है जो सर्विस रिकॉर्ड्स को लेकर है कि एक सरकारी कर्मचारी का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाएगा। ये सब आपका लिखा हुआ है सेवा अभिलेख में। अध्याय 15 रूल नंबर है इसमें 159 से लेके 164, यानी कि 159 से लेके 164 तक ये उल्लेख है कि कैसे एक कर्मचारी का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। सॉरी, अभी जो है अध्याय 16 की बात करने वाले हैं। जो अभी मैंने बात की थी कि जब कोई भी किसी भी अधिकारी के पास जब कोई पावर होती है तो उसका क्या हो सकता है, प्रत्यायोजन हो सकता है, पावर्स का डेलीगेशन किया जा सकता है, यानी कि एक से दूसरे को स्थानांतरित की जा सकती है। तो ये जो है रूल नंबर आपके 165 से लेकर 167 तक है, तो ये हम देखने वाले हैं। मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन इससे वाले दिया था, ये आपने को ध्यान रखना है कब का नियम है। 1981 का नियम है, 1981 का नियम है, बार बार बोलेंगे मेरे साथ, 1981 का नियम है। अब मैं वापस जो है रिवाइज पे आ रहा हूं। हम सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं, रूल नंबर 106। हम परिभाषा है अध्याय 2 में परिभाषा है 7:1 से लेकर 7:40 तक है। हम सेवा की सामान्य शर्तें पढ़ेंगे, इसमें 8 से लेकर 23 तक है। अब आपको क्या करना है, जो पहले 3 है ना, ये पहले 3 है, फर्स्ट 3 अध्याय, पहले जो फर्स्ट 3 जो अध्याय हैं ये 1 से लेके और 23 तक है। ये हमें याद रखना है, 1 से लेके 23 तक, यानी कि पहला जो पार्ट है वो 1 से लेके 23 तक है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला 1 से 6, दूसरा 7:1 से 7:40, ठीक है, और जो ये 8 से लेकर 23 तक, यानी कि ये जो है 23 तक। पहला जो पार्ट है आप इसको मान सकते हैं याद करने के लिहाज से 1 से लेके 23 तक। अब जो दूसरा पार्ट है इसका, वो आप इसको याद रखें, इसको अलग याद रखें। आप कैसे भी याद कर सकते हैं, बट जो मैं मानता हूं कि आपको ऐसे याद करना चाहिए, तो आपको पहला पार्ट ये मान सकते हैं, दूसरा पार्ट आप ये मान सकते हैं। ये हो गया आपका, क्योंकि इसमें बीच में छूट गया, नहीं तो इसको कर सकते थे, है ना। और तीसरा पार्ट आप इस पूरे को मान सकते हैं। अगर आप इसको अलग रखना चाहें तो रख सकते हैं। आप इसको थर्ड पार्ट रखना चाहें, इसको थर्ड पार्ट रख सकते हैं, इसको अलग रख सकते हैं फोर्थ में। तो हम मोटा मोटा माने इसको 4 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। अध्याय 1 से लेकर 3 तक हमने पहला पार्ट रखा, हमने अध्याय 10-11 को दूसरे पार्ट में रखा, 13, 14, 15, 16 अध्याय को हमने तीसरे पार्ट में रखा, और जो ज्वाइनिंग टाइम 1981 है उसको हमने रखा चौथे पार्ट में। तो 4 पार्टों में आप इसको बांट लेते हैं मोटा मोटा दिमाग में, तो इसमें सहूलियत हो जाती है कि आपको सिलेबस याद हो जाएगा। और सिलेबस याद होने के बाद ये मान लेना, जिस व्यक्ति को या जिस अभ्यर्थी को, जिस भाई को ये सिलेबस याद है, तो आगे का काम पूरा आसान होने वाला है। जो ये इसका अच्छा, इसका एक और सिद्धांत है, ये आपको रटने हैं, ये रटने हैं और समझना तो है ही, समझाने वाले हम हैं। उसके बाद रटने का काम, रटाएंगे भी, हम ही रटाएंगे इसको। आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि आप ये जिम्मेदारी हमें देते हैं तो हम इसको बखूबी निभाएंगे, और जो आपकी सफलता की यात्रा है उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो जो RSR का जो सिलेबस का परिचय था वो मैंने आपको दे दिया है। तो मैं चाहता हूं कि अभी आपको एक चैप्टर जो पहला है RSR का सामान्य परिचय, वो मैं पढ़ा देता हूं। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस मात्र 5 मिनट लगेंगे
जो सामान्य परिचय है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसआर बनाए क्यों गए हैं, आरएसआर बनाए क्यों गए हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है। देखिए, जब राजस्थान बन रहा था, राजस्थान के एकीकरण की जब प्रक्रिया चल रही थी, तो जाहिर सी बात थी कि सरकारी सेवक भी का जो कैडर है वो अस्तित्व में आया। तो 1 अप्रैल 1951 में आरएसआर लागू किए गए, एक सेट ऑफ द रूल्स बनाए गए कर्मचारियों, क्योंकि 7 अप्रैल 1949 से बाद जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहे थे, उनके लिए कोई एक यूनिक रूल्स नहीं थे हमारे पास। तो हमने क्या किया, 1 अप्रैल 1951 में हमने आरएसआर रूल्स जो हैं लागू किए और ये कहा कि 7 अप्रैल 1949 के बाद जो कर्मचारी डेपुट हुए हैं वो सब इस दायरे में आएंगे, इन रूल्स के दायरे में आएंगे। समय समय पर आरएसआर में अपडेशन भी होता रहा है, सर्कुलर आते रहे हैं, डिपार्टमेंट्स ने संशोधन समय की जरूरतों के हिसाब से किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब कर्मचारी काम करता है तो उसको कैसे क्या लाभ मिलेगा, भत्ते मिलेंगे, पेंशन मिलेगी, यदि वो अवांछित गतिविधियों में शामिल होता था उस पर क्या हम कैसे कंट्रोल करेंगे, यानी कि शासित कैसे कर सकते हैं, कर्मचारियों से कैसे काम करवाएंगे, कैसे उनका कल्याण करेंगे, ये सारी बातें आपके आरएसआर में हैं। जब हालांकि जो काम के आरएसआर के अध्याय हैं वो हमारे सिलेबस में आरपीएससी द्वारा शामिल किए गए हैं। अभी हालांकि क्योंकि 3600 है तो शायद आरएसएमबी को कराएगी, पहले अभी तक आरपीएससी ने कराया इसको, है ना। तो जो हमें पता लगा कि भैया यहां दे रखा है कि जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति के लिए सेवा की शर्तें व अन्य सेवा एवं आचरण संबंधी कार्रवाई को शासित करने के लिए ये आरएसआर बनाए गए, ये इसीलिए बनाए गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस आर्टिकल के तहत और किसने, तो राजप्रमुख, उस समय राजप्रमुख हुआ करता था राज्यपाल, अभी राज्यपाल है, ठीक है, गवर्नर है। तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि 309 के द्वारा राजप्रमुख द्वारा बनाए गए। आपको पता है कार्यपालिका प्रमुख गवर्नर होता है, तो हर चीज पे गवर्नर के ही साइन होते हैं। अच्छा, अब हम जो देखना चाह रहे थे वो ये देखना चाह रहे थे कि जो वित्त विभाग है उसके बिना इसमें क्या नहीं हो सकता, कोई भी चीज नहीं हो सकता। इसमें वित्त विभाग की सहमति क्या है, आवश्यक है, ठीक है। तो कोई भी जैसे पदाधिकार हुआ, पैसे का कोई मामला हुआ, तो बिना वित्त विभाग के कोई पेंशन आदि उसका चेंजेस हुए, तो जहां बात वित्त की आएगी, जहां भार की बात, वित्तीय भार की बात आएगी, तो वहां वित्त विभाग ऑटोमेटिक शामिल हो जाएगा। तो हमने अभी जस्ट मैंने बताया था कि 1 अप्रैल 1951 से क्या हो गया है, 1 अप्रैल 1951 से शुरुआत, और कौन शामिल किया गया, जो 7 अप्रैल 1949 को या उसके पश्चात अपने इसमें सेवा में आ गए थे, मतलब अपनी यहां सर्विस कर रहे थे, नियुक्त हो गए थे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, किन पर लागू नहीं होता, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किस पर लागू नहीं होते, ये पूछा भी गया शायद। तो राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त किया जाता है ना, तो उन पर लागू नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, रूल्स की बात करते हैं। तो जो रूल नंबर 1 है वो ये कहता है कि इनका नाम क्या है, तो इनका नाम राजस्थान सेवा नियम है। क्या है इनका नाम,
राजस्थान सर्विस रूल्स इनका नाम है। ये लिखा कहाँ है? ये आपके रूल नंबर 1 में लिखा है, अध्याय 1 आरएसआर का खंड 1 उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेवा नियम 2 की। तो रूल नंबर जो 2 है वो हमें ये बताता है कि ये किस पर लागू होते हैं। इनमें 3 कंडीशंस दे रखी हैं। तो जो पहली कंडीशन है कि जो भैया ऐसी जो 7 अप्रैल 1949 राजस्थान सरकार के नियंत्रण में है, 7 अप्रैल 1949 के बाद राजस्थान सरकार के नियंत्रण में जो कुछ है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब पर या उन संबंधित पदों पर ये आरएसआर लागू होते हैं। ठीक है, कोई संविदा पर लगा हो उक्त तारीख के बाद, उक्त तारीख का मतलब वही है 7 अप्रैल 1949, उसके बाद कोई प्रश्न संविदा पर लगा हो तो भी उसी दायरे में आएगा, वो अभी तक लागू है। ठीक है, उन समस्त व्यक्तियों पर तो नियुक्ति की संविदा में विशेष रूप से नहीं किया गया हो, है ना। तो जो तीसरा पॉइंट है वो भी संविदा से संबंधित है। इसमें जो व्यक्ति संविदा और प्रसंविदा और 7 अप्रैल 1949 के बाद जो नियुक्त किए गए हैं, उन 3 कंडीशंस में आरएसआर लागू होते हैं। अब लागू किन पर नहीं होते हैं, ये भी बड़ा सवाल है कि किन पर लागू नहीं होंगे। अभी हमने बात की थी कि भाई जो राष्ट्रपति ने कोई नियुक्त किया है, स्टेट्स पे काम कर रहा है, तो वो आपके उन पर भी लागू नहीं होगा। तो क्या राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर ये लागू होता है? भैया बिल्कुल नहीं होता ये लागू। राजस्थान हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन पर लागू नहीं होता है, तो यहां इन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, इन पर लागू नहीं होगा। जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, क्या उन पर लागू होगा? नहीं होगा साहब। इसमें दे रखा है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229(2) और 238 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। तो जो है ये हाई कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन से ही संबंधित है। ये यहां पर ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब बात आती है क्या आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों पर ये लागू होते हैं? भैया बिल्कुल नहीं होंगे। आपको पता है नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, अगली बात है केंद्र सरकार अथवा अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर आए कार्यरत अधिकारियों पर, यानी कि आईएएस और आईपीएस। ये आईएएस आईपीएस इसमें आ जाएगा, सॉरी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी इसमें आ जाएंगे। इसमें आपके आ गए आईएएस और आईपीएस, आईएफएस लगा लो, कुछ भी लगा लो। ठीक है, और केंद्र अथवा अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर कोई डेपुटेशन पर कोई आता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का कैडर उड़ीसा कैडर है, डेपुटेशन पर राजस्थान आ गया, तो उन पे भी ये लागू नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी सर्विस का हो। यानी केंद्र का कोई व्यक्ति हो या अन्य राज्यों से कोई प्रतिनियुक्ति पर आया हो अधिकारी, चाहे वो स्टेट लेवल का या अधिकारी क्यों ना हो, ये यहां ध्यान रखने वाली बात है। कोई आकस्मिकता मद से कोई भुगतान प्राप्त कर रहा हो, कंटिजेंसी फंड से कोई जो प्राप्त कर रहा हो। ठीक है, अब है वर्क चार्ज कर्मचारियों पर और श्रमिक कानून से शासित राज्य कर्मचारियों पर ये बिल्कुल लागू नहीं होते हैं। ऐसा कोई काम करने वाला व्यक्ति है जहां वर्क चार्ज की वाली कंडीशन है, और दूसरी जो श्रमिक कानून में शासित कोई व्यक्ति है उस पर ये बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे। तो आप कह सकते हैं इसमें से बहुत अच्छा सवाल बन सकता है कि किन व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है, राजस्थान हाईकोर्ट के किसी व्यक्ति पर ये लागू नहीं होंगे। आरपीएससी मेंबर्स या जो सदस्य हैं
और अध्यक्ष हैं उस पर लागू नहीं होंगे। एक आपके जो है डेपुटेशन पे यदि कोई सेंटर से आया हो चाहे अदर स्टेट से कोई आया तो उस पर लागू नहीं होंगे। और अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उन पर भी लागू नहीं होंगे ये। और जो कंटिजेंसी आकस्मिकता फंड से जो फंड प्राप्त कर रहा है, मत भुगतान प्राप्त कर रहा है, उस पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा श्रमिक कानून से कोई वर्क चार्ट का कोई कंडीशन है तो उन पर भी लागू नहीं होंगे। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है साहब। अब हम आगे चलते हैं। अभी हम इसको बात नहीं करेंगे तो ये तो आगे आ जाएगा, है ना। अभी हम बात करने वाले हैं नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 में क्या है कि भैया देखो, ऐसा है कि वित्त विभाग की जो है सहमति है वो लेना जरूरी है। अब वो कब लेना जरूरी है, सहमति लेना कब जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आवश्यक हो साहब। अधिकारियों का प्रत्योजन वित्त विभाग के परामर्श के बिना नहीं किया जाएगा किसी भी प्राधिकारी द्वारा शक्ति का। तो अब ये है कि वित्त विभाग की सहमति लेना जरूरी है। तो अब ये बात तो ठीक है, लेना जरूरी है, तो किन मामलों में जहां लेनी जरूरी हो, आपको ऐसा लगता है कि जहां वित्त विभाग की सहमति आवश्यक है तो वहां लेनी ही पड़ेगी वित्त विभाग से। आप शक्तियों का प्रत्यायोजन डेलीगेशन ऑफ पावर्स करते हो, या कोई व्यक्ति है वो पावर्स का यूज कर रहा है जो पावर्स के पास है ही नहीं, वो आपके अपर लेवल के अधिकारी के पास है और वो नीचे वाला यूज कर रहा है, तो नहीं कर सकता। इसके लिए क्या है, परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि हुआ क्या था, जब ये पहले रूल आया था तो ज्यादातर जो मामले हैं वो वित्त विभाग के पास जाने लगे। जब वित्त विभाग के पास मामले की संख्या बढ़ गई तो उन्होंने सर्कुलर दिया। उन्होंने ये कहा, ये 1972 का सर्कुलर है, उसमें ये कहा कि भैया जिन मामलों में वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक हो ना वही मामले आवे हैं। जिनमें किसी नियम की यदि व्याख्या करनी हो तो वो मामले हमारे पास आए। कहीं ऐसा हो कि कोई रूल अस्पष्ट हो, यदि आप कोई मार्गदर्शन प्राप्त करना हो या किसी नियम की व्याख्या करवानी हो तो वो वित्त विभाग के पास आएगा। इन दो मामलों में, उपरोक्त के अलावा मामलों की व्याख्या आरएसआर के अनुसार संबंधित प्रशासन विभाग द्वारा ही की जाएगी, ठीक है, और उचित निर्णय लिए जाएंगे। ये इसलिए किया गया था क्योंकि वित्त विभाग के पास एक तरह से बाढ़ आ गई थी मामलों की, सब जा रहे हैं वित्त विभाग के पास लेके। तो वित्त विभाग ने ये सर्कुलर निकाल दिया, भैया जिन मामलों में जरूरत हो वहां लें, जहां के नियमों की व्याख्या हो तो वहां लें। 1972 का रूल है, 1972 का ये क्या है, सर्कुलर, ये ध्यान। अब बात आती है कि रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर 4 क्या है, तो अभी हम देखेंगे रूल नंबर 4 को। तो रूल नंबर 4 ये है कि राज्य सरकार को स्पेशल पावर है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन नियमों को शिथिल कर सकती है। क्या कर सकती है, आवश्यकता होने पर क्या कर सकती है, आवश्यकता होने पर इनको क्या कर सकती है, शिथिलता कर सकती है, बढ़ा सकती है, कुछ कम कर सकती है। किसके पास है, ये राज्य सरकार के पास है। अब बात आती है, इसमें इसमें दे रखा है रूल 4 का, तो इसमें ये है कि जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते, अवकाश और पेंशन संबंधी नियमों में सरकार समय अनुसार उचित परिवर्तन कर सकती है। यानी कि यदि हम बात करेंगे क्या सरकारी कर्मचारी के वेतन भत्ते, पेंशन संबंधी, अवकाश संबंधी मामलों में चेंजेस किया जा सकता है, तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि राज्य सरकार कर सकती है। और 4 काम है, ये लिखा हुआ है। तो सरकारी कर्मचारी वाला मामला, अभी जैसे
जितने भी आपके अमेंडमेंट्स होते हैं तो इस रूल से होते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, वो अपने किसी भी निर्णय को, दिए हुए निर्णय को क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, ठीक है। इसमें क्या कर सकती है, वो रिव्यू किया जा सकता है, किसी भी कार्रवाई और पारित आदेश का पुनरावलोकन रिव्यू कर सकती है। और अधीनस्थ अधिकार को कोई भी उसका अधीनस्थ जो अधिकारी है, सारे अधीनस्थ हो गए एक तरह से, उनको क्या कर सकती है, वो निर्देश दे सकती है, डायरेक्शंस दे सकती है कि भाई ऐसा वाला काम है, आप इसको ऐसे करोगे। तो जो ऐसा कौन करता होगा, सचिवालय में बैठे जो डिपार्टमेंट्स हैं सभी, वो ऐसा करते हैं, ठीक है। अब बात आती है नियम नंबर 5 की बात करें। हमने पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, क्या कहते हैं, नियमों को क्या कहा जाएगा, आरएसआर कहा जाएगा, राजस्थान सर्विस रूल्स कहा जाएगा, ठीक है। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 में क्या था, नियम नंबर 2 में क्या था, नियम नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, नियम नंबर 2 में हमने पढ़ा कि किस पर ये रूल्स लागू होते हैं और किस पर रूल लागू नहीं होते हैं। हमने 3 पढ़ा कि वित्त विभाग की सहमति लेना, 1972 का एक सर्कुलर था, उसमें वित्त विभाग ने 2 पॉइंटों पर स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था जब वित्त विभाग की सहमति लेना आवश्यक हो, एक तो तब, दूसरा कहीं नियमों की व्याख्या करना हो, दूसरा तब। जब आप वित्त विभाग के पास क्या भेजेंगे, सहमति जरूर लेंगे उस कंडीशन में। हमने नियम नंबर 4 पढ़ा। 4 में ये बताया कि राजस्थान सरकार, आप मोटा मोटा ये याद रखें, राजस्थान सरकार क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है आरएसआर, ये शक्ति इसके पास है। 4 काम है, सरकारी कर्मचारी संबंध में है, और 4 काम है, हमें क्या है, किसी को रिव्यू कर सकती है, मान लो कोई कार्रवाई हुई, और डायरेक्शंस दे सकती है। 2 बात है इसमें। तो डायरेक्शन मतलब अपने जो अधीनस्थ है उनको डायरेक्शन दे सकती है, और किसी भी निर्णय या आदेश को रिव्यू कर सकती है, ठीक है। अब जो बात है 5, हम 5 पर आए थे। हमने 5 में देखा कि उसमें यह था कि शक्तियों को, डेलीगेशन ऑफ पावर्स को प्रत्यायुक्त नहीं किया सकता, उसमें वित्त विभाग की सहमति आवश्यक है। तो वो अब इसमें ये बात आ गई कि राज्य सरकार नियम के तहत अपनी शक्तियों, अपने अधिकारियों को जहां तक वो उचित समझे निम्न अपवादों से प्रत्यायुक्त कर सकती है। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, अपनी शक्तियों को, अधिकारियों को प्रत्यायुक्त कर सकती है, मतलब अपने अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको दे सकती है राज्य सरकार। उसमें अपवाद है कुछ। तो अपवाद ये है कि वो नियम बनाने की शक्ति नहीं दे सकती, शक्ति दे सकती है बट नियम बनाने की शक्ति वो नहीं दे सकती। तो नियम बनाने की शक्ति वह नहीं दे सकती। अन्य शक्तियां जो नियम नंबर 5, 42, 56 का, 81, 148, 151, 157 का द्वारा प्रदत्त की गई है। अब हम जो है ये देखेंगे कि नियम जो 6 है वो क्या है, वो कुछ नहीं है, उसमें केवल एक पॉइंट ये दे रखा है कि जो आरएसआर की जो व्याख्या करने का जो राइट है वो केवल गवर्नर को है, ठीक है। राज्य सेवा नियमों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, राज्य के राज्यपाल के पास है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो जल्दी से देख लेते हैं। देखिए कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 309। भाई राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सेवा नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बनाए हैं। तो इसमें 309, ठीक है। ओहो, आप कब से प्रभावी हैं, हमने देखा था ये कब से प्रभावी है, 7 अप्रैल। ये कब से प्रभावी है, कब से प्रभावी है,
ये लागू जो है 1 अप्रैल 1951 से है। बाकी यदि बात करेंगे कि ये किस पर लागू है, तो 7 अप्रैल के बाद जो है 1949 के बाद, तो इसमें आंसर आपका 3। अब बात आ गई कि राजस्थान सेवा नियम किस पर लागू नहीं होते। किस पर लागू नहीं होते, देखो भैया, न्यायाधीश नहीं होंगे लागू, ठीक है, इस पे नहीं होंगे भैया लागू, आकस्मिक इस पे भी लागू नहीं होंगे, तो उपरोक्त सभी, ये 4 से ही हो जाएगा इसमें, है ना। अभी बात करते हैं राजस्थान सेवा नियम निम्न में से किस पर लागू होते हैं। तो देखो भैया, उन समस्त, ये भी बिल्कुल प्रशासनिक नियंत्रण में बिल्कुल सही है, ये लागू है इस पर। उन समस्त व्यक्तियों को जो इस तिथि को उसके बाद उस पदों सेवाओं पर नियुक्त किए गए, बिल्कुल ठीक बात है। प्रसन्नता वाले राज्यों की सेवाओं के, ये भी सही है। और अच्छा, उन सभी व्यक्तियों पर जो राजस्थान सरकार या प्रसंविदा करने वाले राज्यों की सरकार के साथ संविदा के तहत किन्हीं पदों पर नियुक्त किए गए, तो ये सभी सही हैं इसमें, तो सभी सही हैं, तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है, मैं टिक कर देता हूं, इसमें 4 हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान सेवा नियम निम्न में से किस पर लागू होते हैं। तो किस पर लागू होते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर, जिनमें केंद्र सरकार नहीं होंगे लागू, उन अधिकारियों जो केंद्र सरकार में राजस्थान में नहीं होंगे लागू, वर्क चार्ज इस पर भी लागू नहीं होंगे, किसी में, ये सही है, ठीक है। हाँ, तो ये हमने आज आपको राजस्थान सर्विस रूल्स का अध्याय 1, जिसमें रूल नंबर 1 से लेकर 6 तक का पढ़ाया। अब जो हमने, जब हम सेकंड चैप्टर इसका पढ़ाएंगे, तो उससे पहले जो उसमें सेकंड चैप्टर में क्या है, 40 परिभाषाएं हैं, तो आप थोड़ा सा एक सस्ती निगाह से बस देख लेना इसमें क्या है, ताकि जब पढ़ाते समय तो आपको ऐसा नहीं लगे कि बिल्कुल नया है। तो जल्दी ही इसकी सेकंड वीडियो आएगी, और उससे पहले आप थोड़ा सा पढ़ के आए। उस अध्याय 2 को शुरू करने से पहले हम इसका रिवाइज लेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये नया है कंटेंट, या ऐसा कुछ है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम इतनी बार रिवाइज कर चुके होंगे कि आपको फिंगर्स पर रट जाएंगे ये, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो अभ्यर्थी नए हमसे जुड़ेंगे, तो उनको ये आरएसआर और जीएफएनआर की तरफ से आप निश्चिंत रहें कि यदि आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं हमारे साथ, क्लास में भी यदि आप मेहनत करते हैं, तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि 50 में से आप एबव 45, मैं तो ये कहता हूं थोड़ी सी मेहनत करोगे 50 में 50 आ जाएंगे, एबव 45 नंबर्स की गारंटी है यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।